नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। झालावाड़ से राधे राधे, हाड़ौती की दरा से नमस्कार भाई जी, नमस्कार। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। प्रदीप गौड़, पीयूष, बलराम मीणा, आप सभी मित्रों का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी। पीयूष, गजानंद स्वामी, एसआई मंजू, बलराम मीणा, विकास यादव, राकेश बिश्नोई, बीके राजा, आप सभी मित्रों का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आप सभी के साथ आज की इस करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ठीक ठाक है, यानी आपके पेपर में वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग आज से बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बातचीत की शुरुआत कहां से कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 7/1/2022 के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल आज की क्लास का आपके सामने है, जरा देखिएगा क्या है। ये रहा आपका पहला सवाल जो है वो इससे रिलेटेड है कि भैया ये बताइए कि मदर टेरेसा जो है, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 किसे दिया गया है, यह है आपको बताना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से एकदम स्पष्ट है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है या किसे दिया गया है अभी हाल ही में। भारत को दिया गया, डेनमार्क को दिया गया, नॉर्वे को दिया गया या स्वीडन को दिया गया, इनमें से किसको दिया गया। मदर टेरेसा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, मानवता के लिए, किसके लिए, मानवता के लिए कार्य करने के लिए इन्हें जाना जाता है। मानवता के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए मदर टेरेसा को क्या किया जाता है, जाना जाता है। शांति का अगरदूत भी इसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, शांति का अगरदूत, शांति का अगरदूत भी इन्हें कहा जा सकता है। तो ये सारी बातें इनके संबंध में आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इनमें भारत को ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया गया है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन को भी ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया गया। डेनमार्क देश का नाम आप जानते होंगे। डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग के लिए, किसके लिए, डेयरी उद्योग जो है, उस डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा देश, जिसका नाम है डेनमार्क। और आप लोग अगर देखते हो स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि भैया एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है एक देश है। इसके अलावा आपने डेनमार्क का नाम सुना होगा। डेनमार्क की जो भूमि है उसको काट कर एक नहर का निर्माण किया गया है। उस नहर को हम लोग क्या कहते हैं, कील नहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है एक नॉर्वे, एक आपका आता है स्वीडन, ठीक है। ये जो चार देश हैं, मुख्यतः इन चार देशों को क्या कहा जाता है, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और डेनमार्क में जो इसकी भूमि को काटकर एक नहर का निर्माण किया गया, उस नहर का नाम क्या है, कील नहर है। ये किन किन भागों को जोड़ती है ये आप लोगों को बताना है। यानी कील नहर, ये मान लीजिए आपका डेनमार्क है, यहां से यहां तक ये वाला कौन सा सागर है और ये वाला कौन सा सागर है, ये वाला मैं आपको बता देता हूं। बाल्टिक सागर का नाम आपने सुना होगा, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर का हिस्सा है। यहां पर आपको बताना ये कौन सा हिस्सा है। और इधर वाला जो इलाका है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का भाग जो है वो है, इसके पास नीचे आप लोगों को इंग्लिश चैनल वाला हिस्सा मिलेगा। इंग्लिश चैनल जो है वो आपको मिलेगा। तो ये सब मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही। इससे नीचे पूरा यूरोप जो है वो आपका यहां पर है। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार है भाई जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वीकार कर लिया है मैंने। तो यहां पर अभी हाल ही में मदर टेरेसा जो सम्मान है, ये अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 किसे दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, यह डेनमार्क देश को अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। मेरे हिसाब से अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नॉर्वे, स्वीडन, इनकी देशों की, ये जो स्कैंडिनेवियाई देश है, इनकी एक तो आर्थिक स्थिति, एक तो क्या है, आर्थिक स्थिति, इसके अलावा सामाजिक रूप से भी समृद्ध हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा समृद्ध इन देशों को माना जाता है।
इनका आर्थिक तंत्र इतना मजबूत है कि कोई भी खुशहाली रिपोर्ट हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, भूखमरी की इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स आप उठाकर देख लीजिएगा, आप लोग इन देशों में चाहे जलवायु को लेकर जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन की घटना है, चाहे आप लोग प्रदूषण का आंकड़ा देख लीजिएगा, प्रदूषण का सबसे कम स्तर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे देश जो हैं वो समृद्ध देशों में गिने जाते हैं। कोई भी इंडेक्स आप उठाकर देखिएगा जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है तो उस पॉजिटिव दिशा में इनका पहला स्थान जो है वो आता ही आता है। इन देशों का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ये रहते हैं। तो इतना बड़ा देश है सर, टॉप पर रहेगा जी। डेनमार्क आपका इसका क्या है, सही जवाब होगा। अब सवाल अगले पर बात करें। भारत का इसमें कोई भी स्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस है, यहां लिखा है मैंने सामाजिक जो न्याय है, ये क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय जो है। इस सामाजिक न्याय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के विषय में ये सारी बातचीत जो है वो चल रही है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। क्या है आपका अगला सवाल जिस पर हमें बातचीत करनी है, तो जरा देखिएगा। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने। सवाल की भाषा जरा समझिएगा। यहां लिखा हुआ है आपके सामने कि भैया एक बात ये बताइए हमें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकृत जो दृष्टिकोण है उसको लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं, अब आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए अब देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। यह हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पहला सवाल तो आपको यही बताना है मेरे दोस्तों कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस है, और वो भी ध्यान रखना कौन सा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। पहली बात तो ये बताइए आप लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है। उसके बाद ये जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, विज्ञान एवं कौन सा मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो इसके संबंध में सारे काम देखता है। दूसरी बात, इसके बाद इस मंत्रालय के मुखिया कौन है, तो मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना जितेंद्र सिंह जो है, जितेंद्र सिंह, ये इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। ये सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा इंस्पायर अवार्ड जो है, इंस्पायर अवार्ड नाम से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से राजस्थान के लोग जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। पिछले वर्ष जो है वो राजस्थान का चूरू जिला इसमें टॉप पर रहा था, और इस बार राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो इस पूरी प्रतियोगिता में क्या है, टॉप पर रहा है। तो आप सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है 28 फरवरी, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल पर। तो उससे पहले इस सवाल के बारे में पूरी बातें देखिए। मनसुख मांडविया भाई साहब का इससे कोई संबंध नहीं है, इसका सही जवाब जितेंद्र सिंह होगा। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्या है, मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय जो इनका है, शिक्षा मंत्रालय, इस शिक्षा मंत्रालय के क्या है भैया, मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखना। प्लस इसके साथ साथ जो नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग, उस नीति आयोग के ये क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, पदेन अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पदेन अध्यक्ष किसके हैं भाई, नीति आयोग के हैं। चलिए अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 जो है इसकी थीम क्या होगी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। भविष्य के लिए, यहां लिख देता हूं दोबारा, भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण आपको अपनाना है। कोई भी काम करो, ठीक है, दो अलग अलग धाराएं अगर हैं और एक जैसा उनका साझा कुछ भी मूल्य है, तो आप लोगों को उसे एकीकृत दिशा में क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि एकीकृत दिशा में एक्स आपको मिल सके, ठीक है। चलिए यहां पर है भविष्य के लिए आपके प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वही विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नए शोध करने का काम करता है, यानी उनको बढ़ावा देता है। विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी जो है, युवाओं की भागीदारी
भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा उसमें संचार करने के लिए, नई दिशा में विज्ञान के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी इस मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं। विज्ञान में रुचि कैसे पैदा की जाए, विज्ञान में बच्चों की रुचि को किस प्रकार पैदा किया जाए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यह मंत्रालय यह दिवस क्या करता है, प्रतिवर्ष मनाता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम जो है वो भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। यह हाल ही में लॉन्च कर दी गई है, हालांकि दिवस आगे मनाया जाएगा। ये अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आप सभी मित्र इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, आज आपके सामने राइटिंग बहुत ही खतरनाक लिखी जा रही है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, यहां पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखिएगा। ये रहा 3 नंबर सवाल आपके सामने। सवाल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सवाल क्या है जरा देखो भैया, ये रहा आपका सवाल और ये आपके सामने है, पढ़ो अब इसको। तो यहां पर क्या है जरा सवाल देखिएगा। 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अब देखो इसके बारे में सारी बात करते हैं। इस बार आपका 12 जनवरी को, आपको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, तो युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या है, स्वामी विवेकानंद नाम है, विवेकानंद ये इनका नाम है। इनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। बाद में आपको पता होगा खेतड़ी के महाराजा जो थे, खेतड़ी झुंझुनू वाला है, खेतड़ी के महाराजा जो है उन्होंने इनका नाम बदलकर नरेंद्र से क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद कर दिया। और जो धर्म संसद हुई थी कहां पर, शिकागो धर्म संसद, उस शिकागो धर्म संसद में जब भाग लेने गए थे स्वामी विवेकानंद, तो उस समय उनके वस्त्र और आने जाने का जो खर्चा है, वस्त्र आने जाने का खर्चा किसने वहन किया था, ये खेतड़ी के महाराजा ने वहन किया था। प्लस ये 11वां जो वस्त्र है, ये 11वां वस्त्र का साफा सहित जो है वो भेंट करने का काम किसने किया, ये खेतड़ी के महाराजा ने किया। उन्हीं की याद में 12 जनवरी को प्रति वर्ष जो है वो हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसके तहत मनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय करेगा इसका उद्घाटन, वो तो आयोजन तो आ ही गया, राष्ट्रीय युवा मंत्रालय इसका क्या करने वाला है, आयोजन करने वाला है। जिसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन इसका करने वाले हैं। तो युवा एवं खेल मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो ध्यान रखना कौन है, अनुराग ठाकुर जो है, अनुराग ठाकुर इसके क्या है, मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी यहां पर इसके क्या किया था, आपको ध्यान रखना, एक तो इसके लोगो का प्लस इसके साथ साथ लोगो के साथ साथ यहां पर इसकी एक टैगलाइन, एक क्या है इसकी टैगलाइन, और एक इसके शुभंकर का क्या किया, उद्घाटन किया। शुभंकर जो है, इस शुभंकर का यहां पर इन्होंने पुदुचेरी में उद्घाटन किया। तो पुदुचेरी जो है यहाँ के उपराज्यपाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, उपराज्यपाल जो है वो इस कार्यक्रम में क्या रहे, मौजूद रहे। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पर डॉक्टर तमिलिसाई जो है, तमिलिसाई सौंदराजन जो है, सौंदराजन ये इस मंत्रालय के क्या हैं, यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है ये अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराजन जो है वो यहाँ के आपके उपराज्यपाल हैं। चलिए, ये मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां किया जाएगा तो ये ध्यान रखना, पुदुचेरी जो है यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा।
पुडुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। पुडुचेरी का जो इलाका है वो भी आपको समझ में आना चाहिए मेरे मित्रों। ये आपका भारत है, भारत का तटीय क्षेत्र है। एक इलाका यहां पड़ता है, एक भाग यहां पड़ता है, एक यहां पड़ता है। आपने माहे करिकाल, ठीक है, माहे करिकाल और पुडुचेरी ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। ये तीनों भागों को मिलाकर जो है वो आपका क्या बनता है, पुडुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश बनता है। यानी यूटी जो है इन तीन भागों में फैला हुआ है, जिसमें माहे करिकाल और पुडुचेरी जो है ये तीनों भाग मिलाकर जो है वो संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। और हाल ही में 12 से 16 जनवरी पर युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया जाना है और इसके शुभंकर, इसकी टैगलाइन, इसके लोगो का उद्घाटन हाल ही में अनुराग ठाकुर ने यहां पर किया है। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मौजूद रहे। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। शिक्षा मंत्रालय अभी आपको बता दिया, धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान इस मंत्रालय के क्या हैं, प्रमुख हैं। और विज्ञान एवं तकनीकी जो मंत्रालय है इसमें जितेंद्र सिंह जो है केंद्रीय मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह इसके केंद्रीय मंत्री हैं। और नीति आयोग के बारे में आपको बता दिया, प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, पदेन। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से किसके स्थान पर ये आया भाई साहब, योजना आयोग के स्थान पर। ये योजना आयोग का जो कंसेप्ट है ये कहां से आया था, तो सोवियत संघ रूस जो है वो सोवियत संघ रूस से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू वो लेकर आए थे। ये पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट और योजना आयोग का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया था। तो चलिए जरा मेरे दोस्तों अब अगले सवाल पर आपके सामने कुछ बातचीत करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है हमारी स्क्रीन पर। चलो भाई आजा, नेक्स्ट सवाल आओ भाई, ये आ गया 4 नंबर, स्मार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल, आज सब स्मार्ट है यहां पर। चलिए अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। अब ऐसी व्यवस्था कर दी है सुभाष जी ने, तो बहुत ही शानदार काम किया है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा आपके सामने क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यहां पर सार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 47 स्मार्ट शहरों की कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है ये बताना है। देखिए आप सब लोग जानते हैं स्मार्ट सिटी कंसेप्ट हमारे यहां पर चल रहा है। इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 शहर जो है पूरे देश भर के 100 शहरों को क्या किया जाता है, 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रतिवर्ष क्या कर दी जाती है, प्रदान की जाती है प्रत्येक 100 शहर को। इसमें पहला शहर कौन सा था ये आपको बताना है। इसमें 100वां शहर कौन सा था ये आपको बताना है, क्योंकि ये दोनों सवाल मैं हजारों बार आपको पढ़ा चुका हूं और कई बार ये सवाल दोनों परीक्षा में भी आ चुके हैं। चलिए इसके बाद जरा देखिएगा, यहां पर है आजादी का अमृत महोत्सव। अभी हमारे भारत के आजाद हुए 75 वर्ष क्या होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं। 75 वर्ष इसके पूर्ण होने वाले हैं। उसके तहत सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में उसे मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में उसे क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इसके तहत ही यहां पर सार कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है, सार। ठीक है भैया, कोई सार नहीं है इस बात में, ऐसा याद रखना है। क्या है, सार कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसमें कितने, यहां पर लिखा शुरू किया गया, इसमें 47 स्मार्ट शहरों की, यानी 100 स्मार्ट शहर हैं, लेकिन इस सार कार्यक्रम के तहत 47 शहरों को ही शामिल किया गया है। इस 47 शहरों की कितनी परियोजनाओं को, तो 75वां अगर हम लोग दिवस मना रहे हैं, तो 75 वर्ष मना रहे हैं स्वतंत्रता के, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 75 परियोजनाएं जो हैं, 75 परियोजनाओं को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 75 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया। आप सभी का एकदम सही जवाब आया है। फर्स्ट शहर जो है वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा का है। फर्स्ट शहर भुवनेश्वर उड़ीसा का है। ये आपका क्या है, शिलोंग है। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर एक बात ध्यान रखना है, स्वच्छ शहरों की अगर बात की जाए, स्वच्छ शहर अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है, इंदौर जो शहर है, इंदौर जो शहर है वो पहले स्थान पर है। लगातार इंदौर 5वें वर्ष भी
इसके बाद दूसरा शहर है वो कौन सा है आपका, सूरत शहर है दूसरा। और कैंट इलाके की अगर बात की जाए, यानी कैंट ऐसा इलाका जिसकी अगर बात की जाए, तो कैंट इलाके में ध्यान रखना अहमदाबाद जो है ना आपका, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद क्या है आपका, कैंट इलाकों में सबसे क्या है, स्वच्छ कैंट के रूप में इसे जाना जाता है। तो चलिए आप सभी इन बातों को मेरे हिसाब से जानते होंगे। अब बात आगे और बढ़ाते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 47 स्मार्ट शहरों की कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में इसकी 75 परियोजनाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा जो क्या है जरा देखिएगा। ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो भैया कब मनाया जाता है, आपको यह बताना है। बताओ जरा। पक्षी दिवस के बारे में तो जानते हैं, पक्षी प्रेमियों के लिए ये बड़ा शानदार दिवस है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, यानी नेशनल बर्ड्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल बर्ड्स डे कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष। ठीक है, पक्षी जो प्रेमी है इस दिवस पर पक्षी प्रेमियों में उत्साह है, प्रेमियों में इस दिन क्या रहता है भैया, इस दिन उत्साह का संचार होता है, उत्साह का संचार करने के लिए। प्लस जो घट रही संख्या है पक्षियों की घटती संख्या, पक्षियों की घटती जो संख्या है, घटती, अभी देखो ठीक है, घटती जो संख्या है वो घटती संख्या भी चिंता का विषय है। घटती संख्या यानी ऐसी हजारों प्रजातियां हैं जो पक्षियों की क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। घटती संख्या का कारण क्या हो सकता है, एक तो जलवायु परिवर्तन जो है ना, जलवायु परिवर्तन ये इसका सबसे बड़ा कारण है, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, प्रदूषण उत्तरदायी है। प्रदूषण चाहे वो आपका कौन सा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, चाहे वो आपका वायु प्रदूषण हो, ये सब के सब इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं। उसके बाद इनके रहने के आवास जो हैं, यानी इनके आवास का जो संकट है वो आवास का संकट भी बहुत गहराया हुआ है। आवास का संकट जो है उसकी वजह से भी इनकी संख्या घट रही है। ठीक है, आवास का संकट है। प्लस इसके बाद पेड़ पौधों की घटती संख्या, पेड़ पौधों की घटती जो संख्या है, घटती संख्या वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। ये सब कारक सीधे सीधे परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये सब जानकारियां होगी तो कभी आपको लिखने का काम पड़े तो ये सब पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं। तो नेशनल बर्ड्स डे पक्षी प्रेमियों के दिन यह उत्साह का संचार करता है, पक्षियों की घटती संख्या के लिए जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जागरूक करने के लिए। लेकिन भारतीय भैया कितना भी जागरूक करो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों ऐसे पक्षी हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमारा कोई इस प्रकार का ठोस कदम है कि हम जल्दी इस पर काबू पा सकते हैं, ना प्रदूषण को लेकर हमारे पास ऐसी कोई ठोस रणनीति है। आवास का संकट तो गैर है ही, उस आवास के संकट के भी कई कारण हैं। इसका कारण है एक तो औद्योगिकीकरण जो है, औद्योगिकीकरण जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा नगरीकरण जो है, नगरीकरण भी इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। ये दो कारक ऐसे हैं जिन्होंने पक्षियों के आवास का संकट जो है वो क्या किया है, पैदा किया है। पेड़ पौधों की घटती संख्या जो है वो इन्हीं दोनों के उत्तरदायी आ गए। यानी हमारी दैनिक आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई है कि हम इस प्रकार की सारी बातों को छोड़ते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आपके समझ में आ रही होगी। इसमें 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, तो आपका सही जवाब जो है वो इनमें से कौन सा होगा। तो मेरे हिसाब से आप इन सब बातों को समझ गए होंगे और 5 जनवरी पर आप टिक कर दोगे। 5 जनवरी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो आजा भैया, सिम आ जा, ये आ गया। ये देखिए एक सवाल क्या है, चलिए यहां पर सवाल ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। कल भी मैंने बहुत सारी बातें साइबर सुरक्षा के संबंध में आपको बताई थी। आज भी आपके सामने साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें हम रख रहे हैं, तो जरा बताइएगा क्या है।
इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स है एक, जिसका नाम है सिंप्लीफाई। इस सिंप्लीफाई का अधिग्रहण अभी हाल ही में किसके द्वारा कर लिया गया है, ठीक है, बताइएगा। तो सिंप्लीफाई जो है इसका अधिग्रहण हाल ही में किसके द्वारा कर लिया गया है? यहां सिंप्लीफाई है, इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं हम लोग। यहां थोड़ी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप लोग इतना जानते हैं कि यहां एक एम और आ जाएगा, यानी SIEMPLI और FY। ये सिंप्लीफाई नाम का एक क्या है भैया, स्टार्टअप है, साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक क्या है, स्टार्टअप है। इस सिंप्लीफाई इस स्टार्टअप का अधिग्रहण जो है वो अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया है? अधिग्रहण का मतलब है उसकी जो हिस्सेदारी है वो खरीद लेना किसी के द्वारा, वो किसके द्वारा हाल ही में ऐसा कर लिया गया है, ये है आपको बताना है। तो जरा बताइए भाई। यहां इजरायली है, और इजराइल के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि इजराइल जो है यहाँ की राजधानी येरूशलम है। येरूशलम यहाँ की क्या है भैया, राजधानी है। जेरूशलम कह दीजिए, येरूशलम कह दीजिएगा। ये ईसाई ठीक है, और ईसाई के साथ साथ यहूदी और पारसी, ये तीनों समुदाय जो हैं, पारसी समुदाय, इन तीनों समुदायों के लिए ये आध्यात्मिक केंद्र रहा है। क्या रहा है? आध्यात्मिक केंद्र रहा है। आध्यात्मिक केंद्र जो है वो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आध्यात्मिक केंद्र रहा है इजराइल के लिए। इसके साथ साथ अभी हाल ही में आपको पता होगा कई अरब देशों के साथ इसके संबंध जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, जैसे आपका बहरीन है, कतर, ठीक है। अरब देश जो हैं, UAE है, उन देशों के साथ जो है सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। इसके अलावा आपका बहरीन है। इन देशों के साथ जो है वो अमेरिका की मध्यस्थता से, किसकी मध्यस्थता से? अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, अमेरिका की मध्यस्थता से क्या हुआ, इनके बीच में संबंधों में कुछ क्या आई, मधुरता आई। बाकी तो इजराइल जो है इसके पड़ोसी देशों के साथ कभी भी संबंध जो है वो ठीक नहीं रहे हैं। और भारत में जो हमारी सिंचाई पद्धति है, कौन सी पद्धति है? सिंचाई पद्धतियों में एक श्रेष्ठ पद्धति जो मानी जाती है उसका नाम है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, वो वाली ले लीजिए। चाहे आपका कोटा जो है वहां पर आपके एक तो नींबू, क्या है? एक तो नींबू और एक आपका है संतरा। इस दोनों की अच्छी किस्मों के उत्पादन के लिए उद्यान लगाने में सहयोग कौन कर रहा है? उद्यान लगाने के लिए सहयोग आपका इजराइल कर रहा है। ये सारी पद्धतियां हमने वहीं से ग्रहण की है। तो आपको बताना है इस सिंप्लीफाई स्टार्टअप का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, यानी इससे साइबर सुरक्षा को कोई संकट पैदा नहीं होता है। जो वर्तमान में एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है? साइबर सुरक्षा है। आपको ये पता है विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं लगातार। तो अब आपके सामने ये बात आ गई है कि साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया है? क्या फेसबुक ने किया है, या ट्विटर ने किया है, या गूगल ने किया है, या व्हाट्सएप ने किया है? तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में गूगल के द्वारा जो है वो क्या कर लिया गया? इसका अधिग्रहण कर लिया गया, यानी सिंप्लीफाई नाम के इस स्टार्टअप का गूगल ने क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया है। गूगल जो है इसने इसका अधिग्रहण कर लिया है। और आज के दिन में गूगल बाबा जो है वो आपके ज्ञान का एक क्या बन चुका है? भंडार बन चुका है भाई, ज्ञान का अथाह सागर बन चुका है। यहां पर आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, आप जहां भी फंस जाते हैं यहां संपर्क कर लेते हैं। तो गूगल जो है वो इसका सही जवाब है। ट्विटर के भारतीय सीईओ जो हैं, ट्विटर के भी एक भारतीय सीईओ हैं, उनमें से भी राजस्थान के हैं। कहां से है? राजस्थान के। और राजस्थान में भी वो कहां से है? अजमेर से है। और अजमेर से है, इनका मतलब है, इनका नाम क्या है? पराग अग्रवाल है। पराग क्या है? अग्रवाल है। पराग अग्रवाल जो है वो वर्तमान में ट्विटर के क्या है भैया? सीईओ हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या आने वाला है? आजा भैया। नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर सवाल बच्चों के सामने प्रकट हो। कल जिस सवाल पर हमने बातचीत की थी वही सवाल आपके सामने वापस रख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने बदल दिया है। सवाल जिस रूप में चर्चा में आया उस रूप में मैं आपके सामने सवाल को रख रहा हूं, जरा देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा आप, ठीक है? चलो देखो और सवाल पढ़ो और जवाब दो। चलो इसको इधर बड़ा कर देते हैं। अब सवाल यह है कि भाई बुल्ली बाई क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है।
कल हमने दूसरे विषय पर बात की थी, आज हम दूसरे विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज बुली बाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कल बुली बाई के बारे में हमने कोई बातचीत आपसे नहीं की थी। बिली बिली आपको नाम जरूर बताया था, वो बिली बिली इसी को कहा जाता है। तो आज आपके सामने आया, 2 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में आ रही है ये खबर, आपको बहुत कायदे से ध्यान रखना है। और वो मित्र जो किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में यहां से कोई सवाल छप जाए। तो अब बताइएगा बुली बाई क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। एक मोबाइल है, मोबाइल ऐप है, वेब आधारित सेवा है, या सरकारी सेवा का एक पोर्टल है? क्या है, जरा इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये दोनों में से क्या चीज है? तो बुली बाई जो है वो एक ऐप है। क्या है? बुली बाई एक ऐप है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की खबरें जो है, ठीक है, यहां प्रचारित की जा रही है वर्तमान में। और बहुत गंभीर विषय है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध का ये बढ़ रहा जो संकट है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी बातें याद करनी है। तो कल जो आपको बात किया था वो गिट हब के बारे में मैंने बात की थी, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत। किसके बारे में? गिट हब, ठीक है। गिट हब जो है, इस गिट हब के बारे में कल मैंने बातचीत की थी आपसे कि ये गिट हब जो है वो तो क्या है, एक वेब आधारित सेवा है। ये तो एक क्या है, वेब आधारित सेवा है। वेब आधारित क्या है? वेब आधारित सेवा है। वेब आधारित सेवा है कौन सी वाली? गिट हब। इस गिट हब के द्वारा इस प्रकार के जितने भी ऐप हैं उनकी कोडिंग जो होती है, उसकी जो कोडिंग होती है, उसके लिए डेवलपर्स जो हैं वो किस वेब का इस्तेमाल करते हैं? वो गिट हब का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी बुली बाई ऐप है, इस बुली बाई ऐप के बाद में यहां पर क्या किया गया, देखिए ये मामला अब बहुत संगीन होता जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, हिंदू और क्या है, मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि उनकी फोटो जो है, उनकी फोटोओं का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल जो उनके मोबाइल्स हैं उनसे फोटोएं चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद उन फोटोओं को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, कहीं बिक्री के लिए, कहीं देह व्यापार के लिए। इस प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स पर इन फोटोओं का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि हिंदू और मुस्लिम, पहले हिंदू महिलाओं की कुछ इस प्रकार की फोटो मिली, और कल ये खबर भी आई कि विभिन्न प्रकार के ऐसे टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुके हैं जिस पर भी इन फोटोओं का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये धर्म का विषय बना दिया गया है अब, और इन सभी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो रही है। तो यह भी किसका मामला है? साइबर क्राइम का मामला है। किसका मामला है? साइबर क्राइम का मामला है। साइबर क्राइम, आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल्स पर अपनी मनमर्जी से क्या करते रहते हो, कमेंट्स करते रहते हो। आगे वाला आपको कुछ भी कहे कि भैया मत करो तो भी करते रहते हो। तो वो सारे के सारे जुल्म भी किसके अंतर्गत आते हैं? इस साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और विभिन्न प्रकार के कानून भारत में इसको लेकर बन चुके हैं, और बहुत सारी संगीन धाराओं में इस पर अपराध दर्ज होता है, और उसके बाद सजा भी इस पर मिलती है। तो आप भी इस प्रकार की बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब साइबर क्राइम के हैं। और अभी आपसे पूछा जा रहा है ये बुली बाई क्या है? तो बुली बाई एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनकी फोटोओं को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं, गिट हब के बारे में और बुली बाई ऐप के बारे में जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बुली बाई क्या है, या बुली बाई ऐप का संबंध किस से है, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर नेक्स्ट सवाल है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये युवा महोत्सव की हम बात कर रहे थे, और आपके सामने युवा महोत्सव से रिलेटेड एक सवाल और भी आ गया है। अभी हाल ही में युवा महोत्सव को लेकर जो है वो बातचीत चल रही थी हमारी, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके सामने और रख देते हैं, जरा पढ़िएगा क्या है सवाल आपका। यहां पर सवाल लिखा हुआ है कि इस युवा महोत्सव को लेकर हाल ही में शुभंकर लोगो टैगलाइन का अनावरण पुडुचेरी में अनुराग ठाकुर ने किया है। इसकी टैगलाइन क्या है यह आपको बताना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में मैंने सारी बात बता दी है भैया आपको कि इस 25वां है। पहली बात तो यह ध्यान रखना कौन सा है, 25वां युवा महोत्सव मनाया जाएगा ये, और मनाया कहां जाएगा तो ये बात हमारी हो चुकी है कि पुडुचेरी जो है यहां पर मनाया जाएगा। पुडुचेरी आपकी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ के आपको बता दिया उपराज्यपाल कौन है, सौंदराजन है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली कि भैया सौंदराजन जो है, सौंदराजन यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल हैं। अब आपको बताना है
कि यह अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, उनके द्वारा किया गया है। अनुराग ठाकुर जो है उनके द्वारा यह कार्यक्रम पूरा किया गया, कहां पर, पुडुचेरी में ही। तो आपको यह बताना है कि इसकी टैगलाइन इनमें से कौन सी है, ठीक है। बाकी बात तो हम आगे करते रहेंगे जब ये युवा महोत्सव चलेगा 12 तारीख से। कब से, 12 जनवरी से ये संचालित होगा, यानी 12 जनवरी से इसका उद्घाटन, 12 जनवरी को कौन करने वाले हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और पुडुचेरी स्थान का चुनाव जो है, वो स्थान का चुनाव भी किसने किया है, प्रधानमंत्री की इच्छा से किया गया। प्रधानमंत्री ने इसे पुडुचेरी में आयोजित करने के बारे में क्या किया था, विचार विमर्श किया था। तो चलिए अब जरा बताइएगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या है, सशक्त युवा, सक्षम भारत, सुदृढ़ युवा, फिर है युवा भारत, विश्व विरासत, सशक्त युवा, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत। तो देखिएगा, सशक्त युवा है, ठीक है, सशक्त क्या है, युवा है, और सक्षम भारत नहीं, सक्षम भी युवा ही है, सक्षम भी क्या है, युवा ही है। तीनों नाम युवा के साथ जोड़ दीजिए। एक तो युवा क्या होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद सक्षम होना चाहिए, लेकिन आज का युवा डरा हुआ है, किससे पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। सशक्त है, सक्षम है, सुदृढ़ है, और ये तीनों काम किसके बारे में है, ये तीनों काम युवा के बारे में है, ठीक है। युवा को सरकारें जिस तरीके से इस्तेमाल करती हैं उसी तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकांश युवा जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आवाज भी उठा रहे हैं और अपने आप को मजबूत भी बना रहे हैं। तो सक्षम युवा है, सशक्त भी युवा है, सुदृढ़ भी युवा है और सक्षम भी है। तो सशक्त युवा, सक्षम युवा, सुदृढ़ युवा, यह युवा महोत्सव जो 2022 का मनाया जा रहा है, उस युवा महोत्सव की क्या है, ये टैगलाइन है, ठीक है। इसके लोगो, इसके शुभांकर की हम बातचीत करेंगे, सवालों के साथ आपके सामने इसको रखेंगे। तो चलिए, इसका सही जवाब ये वाला है। यहां ध्यान रखिएगा, भारत नहीं है, तीनों नाम युवा है, यहां भी युवा है, यहां भी युवा है और यहां भी युवा है। सुदृढ़ भी युवा है, सक्षम भी युवा है और सशक्त भी क्या है, युवा है। और आप युवा देश की ताकत हैं, आपके भरोसे ही इस देश को आगे ऊंची छलांग जो है वो लगानी है। तो आप लोग सब मजबूत रहिए, अपने इरादों को नेक रखिए और जीवन में देश सर्वोपरि हो, इस सोच को अपने जहन में रखते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता के परचम को लहराइए। चलिए, अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या है, जरा देखिएगा। सवाल है, जगन्नाथ जो मंदिर है उसके अधिनियम को लेकर एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। आप लोग सब जानते होंगे, मेरे हिसाब से ये सवाल तो बहुत आसान मैंने आपसे पूछा है, लेकिन फिर भी सवाल को देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, यह किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में है, सिर्फ आपको इतना बताना है। अभी संशोधन जो है वो जगन्नाथ मंदिर जो है इसमें संशोधन किया गया, इसका जो अधिनियम बना रखा है, इसकी देखरेख को लेकर विभिन्न प्रकार के काम जो है वो कर रखे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इसका संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ये तो ठीक है, लेकिन कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और यह किस राज्य में स्थित है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। मेरे हिसाब से आप तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ये इतना तो आपको आता ही है और आप लोग इस सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। तो फटाफट इसका जवाब आप लोग दे ही दीजिए। हाँ जी, चलिए, आप लोग एकदम धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं इस सवाल का, यही हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए, आप सभी का एकदम सही जवाब आ चुका है। इसका सही जवाब आप उड़ीसा दे रहे होंगे, मेरे हिसाब से पूरी उड़ीसा जो है यहां पर यह मंदिर क्या है, स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में बनाया गया था। अब इस अधिनियम में क्या करना चाह रहे हैं सरकार, संशोधन करना चाह रही है, इसमें संशोधन करना चाह रही है और यह संशोधन जो है यहाँ की राज्य सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में क्या है, स्थित है। उड़ीसा राज्य जो भारत का एक तटीय राज्य है, आप लोग ये बात जानते हैं, यहां पर एक तटीय राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है। यहां पर नवीन पटनायक साहब जो है, नवीन
पटनायक, नवीन पटनायक यहाँ के क्या है भैया, ये यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, किस दल की सरकार है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है बीजू जनता दल की सरकार है। बीजू जनता दल जो है इस दल की यहाँ पर सरकार है। प्लस बीजू जनता दल से राज्यसभा सदस्य जो हैं वो वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। कौन है, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो हैं। ये अश्विनी वैष्णव का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनका संबंध कहां से है, राजस्थान से है। राजस्थान में भी 2 जिलों से इनका संबंध है, एक तो पाली जिले से और एक है जोधपुर जिले से। पाली जिले में इनका मूल स्थान है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनका परिवार जो है वो जोधपुर में रहता है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है उस रेल मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, यानी रेल मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। इनका संबंध राजस्थान में कहां से है ये भी बता दिया। बीजू जनता दल से ये राज्यसभा सदस्य हैं, प्लस पूर्व में ये क्या रह चुके हैं, आईएएस अफसर भी रह चुके हैं। तो सरकार ने इनको नया मंत्री बनाया था अश्विनी वैष्णव को। बीजू जनता दल से इनका क्या है, संबंध है। चलिए जरा एकदम सही जवाब आप दे पा रहे हैं। तो उड़ीसा के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं। उड़ीसा में कौन सी झील है ये बात भी आप लोग जानते हैं। आपने एक झील का नाम सुना होगा जिसका नाम है कौन सी झील, चिल्का झील। ये कहां पर स्थित है जरा ये भी बताइएगा, चिल्का झील कहां पर स्थित है। प्लस इसके साथ साथ यहां पर आपने एक नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, कलाम द्वीप, उसका नाम भी सुना होगा आपने। व्हीलर द्वीप का नाम भी सुना होगा, व्हीलर द्वीप जो है वो भी, ठीक है। इसके अलावा आपने यहां से प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कई स्थानों पर बने हुए प्रक्षेपण केंद्र, जहां से डीआरडीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। एक तो आपका चांदीपुर जो रेंज है, क्या है, चांदीपुर रेंज के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। ये चांदीपुर रेंज वाला क्षेत्र जो है वो भी यहां पर पड़ता है। तो चलिए अब बात आगे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, रामसर साइट भी यहां पर स्थित है। चलिए उड़ीसा एकदम सही जवाब है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है, इसको जो स्मार्ट सिटी के जो शहर थे 100 शहर, उन स्मार्ट सिटी के शहरों में पहला शहर जो है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी का जो शहर घोषित किया गया था, स्मार्ट सिटी का जो शहर घोषित किया गया था उसका नाम भी आपका क्या है, वो भी आपका भुवनेश्वर शहर पड़ता है। चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए जी, परमाणु परीक्षण, अरे भाई परमाणु परीक्षण कहां हो गया रे। चलिए अगला सवाल हम बात करें उससे पहले उड़ीसा इसका सही जवाब है। तेलंगाना में अभी आपको पता है रामप्पा मंदिर जो है, रामप्पा मंदिर, ये रामप्पा मंदिर अभी पूछा जा चुका है वीडियो के एग्जाम में। किसमें, वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। एक तो आपका धोलावीरा और एक आपका ये रामप्पा जो मंदिर है, ये दोनों क्या किए गए हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कलकत्ता की जो काली का जो मूर्ति पूजा है, या फिर उसको ऐसे कह सकते हो कलकत्ता जो है, यहां पर क्या किया जाता है, माता की पूजा की जाती है, ठीक है। वो जो सजने वाले पंडाल हैं उसको क्या किया गया, काली पूजा जिसको अपन कहते हैं, वो माता की पूजा जो है उसको किस में शामिल किया गया है, अभी हाल ही में यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची जो है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची जो है उसमें उसे हाल ही में शामिल किया गया है। जी हाँ, 39वां और 40वां स्थान है। तो ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। साइन बोर्ड जो है वो धोलावीरा से मिला है, रामप्पा मंदिर जो है वो प्राचीन तेलंगाना का क्या है, मंदिर है, और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगर सवाल पर हम बात करते हैं तो अगला सवाल आपका देखिएगा क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर है अजय भूषण पांडे समिति का संबंध जो है वो किस से है, आपको यह बताना है। अजय भूषण पांडे समिति का संबंध जो है वो किस से है, हाल ही में इसका जिक्र आया है, तो आपके सामने आज चर्चा कर ली जाए तो ठीक है। अजय भूषण पांडे समिति का संबंध इनमें से कहां से है, अजय भूषण पांडे समिति का संबंध इनमें से कहां से है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच करने के लिए बनाई गई एक समिति अजय भूषण पांडे समिति है क्या। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड पर पुनर्विचार करने के लिए बनाई गई समिति है क्या। उत्तर प्रदेश चुनाव सुधार से संबंधित कोई समिति बनी क्या, उसमें अजय भूषण पांडे समिति है क्या। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार करना है, तो क्या इससे जुड़ी हुई समिति है क्या, ठीक है। हाँ जी,
तो चलिए, हाँ दुर्गा पूजा है, वो दुर्गा पूजा शामिल की गई है। मैंने काली माता की पूजा लिख दी होगी, लेकिन वो दुर्गा पूजा जो है उसको शामिल किया गया है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा जो है उसको यूनेस्को की सांस्कृतिक अमूर्त जो धरोहर सूची है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, इसका सही जवाब आप सब दे पा रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, यहां पर है तो पीएम की सुरक्षा से चूक जो जांच है वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित अभी कोई समिति नहीं बनाई है। इसका सही जवाब है ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर, किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर क्या दिया गया था? आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया, आरक्षण जो 10% आरक्षण प्रदान किया गया था, इनको दोनों में किया गया, ये ध्यान रखना। एक तो सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी उसमें भी आरक्षण प्रदान किया गया, प्लस इसके साथ साथ जो शिक्षण संस्थान है, आरक्षण हमारे यहाँ 3 टाइप का होता है शिक्षण संस्थान, इन तीनों दोनों स्थानों पर इनको 10% जो आरक्षण है वो प्रदान किया गया है। इसकी जो निर्धारण करने के पैमाने हैं, यानी आरक्षण के जो मापदंड हैं, इन मापदंडों पर क्या करने के लिए, मापदंड पर पुनर्विचार करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। 3 सदस्यीय क्या बनाई गई? समिति बनाई गई अभी हाल ही में। उसका कारण जो था वो था नीट का जो एग्जाम हुआ। नीट, आप मेडिकल साइंस से अगर हैं तो आपको पता होगा, प्री मेडिकल का एग्जाम होता है, उसे नीट के नाम से जानते हैं। इस नीट के एग्जाम को लेकर के जो नया कंसेप्ट सामने आया या इसकी जो काउंसलिंग थी वो रोक दी गई, किसकी वजह से? इस आरक्षण की वजह से। इस समय केंद्र सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये भाई हम पुनर्विचार कर रहे हैं, 3 सदस्यों की समिति हमने बना दी है, वो इसके पैमाने पर विचार करेगी। और विचार करने के बाद ये कहा कि भैया हम इसकी आयु सीमा को अभी नहीं बढ़ाना चाह रहे, ये 2 दिन पहले ही निर्णय आया है, ठीक है। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ये 3 सदस्य जो है, इन 3 सदस्यों के नाम क्या हैं? आपको ये तीनों सदस्य याद होने चाहिए। पहला सदस्य जो है इसमें अजय भूषण है। क्या है? अजय भूषण पांडे इस समिति के प्रमुख रहे। अजय भूषण पांडे जो है वो इस समिति के प्रमुख रहे। उसके बाद दूसरे सदस्य जो है वो इसमें रहे प्रोफेसर वीके मल्होत्रा। प्रोफेसर वीके मल्होत्रा जो है वो इस समिति में रहे। उसके बाद तीसरे मेंबर जो है वो इस समिति के कौन रहे? संजय सान्याल रहे। कौन? संजय सान्याल। संजय सान्याल जो है वो इस समिति में शामिल रहे। ये आर्थिक सलाहकार रहे हैं, ध्यान रखना, प्रधान आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार में। तो ये अजय भूषण पांडे और प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और संजय सान्याल जो हैं, ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप उन्हें बता सकें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मापदंड पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई। वो 3 सदस्यीय समिति अजय भूषण पांडे, प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और संजय सान्याल के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई। ये तीनों नाम आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब आपका क्या है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण मापदंड से संबंधित है, अजय भूषण पांडे। एक नाम मैं आपको और बता रहा हूं जो ध्यान से रखिएगा, सुष्मिता देव समिति एक और याद रखनी है। सुष्मिता सेन नहीं है भैया, कई लोग सुष्मिता सेन समझ लेंगे इसको, सुष्मिता है। ये सुष्मिता क्या है? ये सुष्मिता देव समिति है। सुष्मिता देव समिति अगर पूछी जाए, क्योंकि जो चीज चर्चा में है उस पर सवाल बन सकते हैं, सुष्मिता देव समिति का संबंध किस से है, यह पूछा जाए तो अभी आपको पता है केंद्र सरकार ने जो है वो क्या कर दिया है, लड़कियों की उम्र जो है वो 18 वर्ष से विवाह की बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो प्रस्ताव है उसको केंद्र सरकार की यानी कि मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। 18 वर्ष से अब इसे बढ़ाकर क्या किया जाएगा? 21 वर्ष किया जाएगा। सभी धर्म आ गए इसमें, पारसी धर्म है और आपका ईसाई धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे कोई सा भी धर्म है, जिनके विवाह के जो कानून बन रखे हैं उन सब कानूनों में संशोधन करते हुए ये कर दिया जाएगा कि 18 वर्ष से 21 वर्ष इस उम्र को कर दिया जाना है। तो अब ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ये सुष्मिता देव समिति जो है, ये सुष्मिता देव समिति इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई है कि 18 से 21 वर्ष किया जाता है तो इससे क्या क्या सामाजिक आर्थिक जो भी प्रभाव पड़ने हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये क्या कर दिया जाना चाहिए या नहीं कर दिया जाना चाहिए, इन सब पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिस समिति का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, सुष्मिता देव समिति है। ये 31 सदस्यों की, एकदम सही कह रहे हो आप,
इसमें 31 सदस्य जो हैं वो मेंबर्स हैं, लेकिन सुष्मिता देव जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी आती है उससे आती है, ये सुष्मिता देव, और उसके नेतृत्व में ये समिति जो है वो बनाई गई है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। इसका सही जवाब आपको मैंने बता दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों, क्या है जरा देखिएगा। राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या है सवाल और क्या आपको इसका जवाब देना चाहिए, बोलो जरा। सवाल है आपके सामने और जवाब भी आपको ही देना है। तो खेलो ग्रामीण ओलंपिक्स गेम्स में किस खेल के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण करवाया गया है? खेलो ग्रामीण ओलंपिक गेम में किस खेल के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण करवाए गए हैं? अभी हाल ही में राजस्थान में खेलो ग्रामीण ओलंपिक्स खेल्स का आयोजन किया जाना है और आपको देखना यह है कि इनके पंजीकरण के संबंध में अभी चल रहा है पंजीकरण विभिन्न गेम को लेकर। पंजीकरण के मामले में अगर जिले की बात की जाए तो एक जिला है जिसका नाम है नागौर। ये नागौर जिला जो है वो इसमें पहले स्थान पर आया। सर्वाधिक पंजीकरण यहां से हुए हैं। सर्वाधिक पंजीकरण जो है वो किस जिले से हुए हैं? तो ये नागौर जिले से सर्वाधिक पंजीकरण करवाए गए हैं। लेकिन अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पंजीकरण किस खेल के लिए करवाया गया है? आपको यहां पर उस खेल का नाम बताना है जिस खेल के लिए सर्वाधिक पंजीकरण करवाए गए हैं। तो मैंने ये क्रम से ही लिखे हैं सारे के सारे। सबसे ज्यादा पंजीकरण जो है वो राजस्थान में कबड्डी खेल के लिए आए हैं। उसके बाद 2 नंबर पर जो है वो सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पंजीकरण जो है वो आपके टेनिस बॉल क्रिकेट यानी टेनिस की बॉल से जो क्रिकेट खेला जाना है उसके लिए पंजीकरण आए। उसके बाद 3 नंबर पर जो है वो आपका क्या आया है, वो 3rd नंबर पर आया खो खो, और चौथा नंबर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है वॉलीबॉल से। 4 नंबर जो है वो आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड जो है उसका आया है। खेलो ग्रामीण ओलंपिक्स गेम में किस खेल के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण करवाए गए हैं? तो ये सारे पंजीकरण आपके सामने मैंने रख दिया है। तो इसका सही जवाब है सर्वाधिक पंजीकरण किसके लिए आया है? कबड्डी गेम के लिए आया है, और कबड्डी आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, आप ये जरूर बताइएगा इन सभी गेम्स में यानी कबड्डी में, टेनिस क्रिकेट में, खो खो में, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है। खिलाड़ियों की संख्या आपसे कोई भी पूछ सकता है। आपको कोई पूछे कि भैया आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो आप बताओगे कि मेरा तो कबड्डी है, मेरा खो खो है, मेरा वॉलीबॉल है, मेरा क्रिकेट है। तो क्रिकेट में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन बाकी गेम्स में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं, तब तक आप इस बारे में विचार विमर्श करिए। अगला सवाल जो है वो आपका ये पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए हमें कि सागोरिया रेलवे स्टेशन जो है, सोगरिया नाम है जगह का, इस सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण अभी हाल ही में ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। तो यह बता दो भैया कि ये किस जिले में स्थित है, जिसकी चर्चा मैं कल की क्लास में भी आपके सामने कर चुका हूं। जरा बताओ भाई क्या है इसका सही जवाब। हाँ जी, चलिए, सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण ओम बिरला जी ने किया है। यह किस जिले में स्थित है आपको यह बताना है। ये सोगरिया रेलवे स्टेशन जो है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसे राजस्थानी जो तर्ज है, राजस्थानी जो तर्ज है, जैसे राजस्थान के कोई महल बना है, राजस्थान की हवेलियां बनी है, ठीक है, इस तर्ज पर इसे क्या किया गया है, तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। राजस्थानी महल हवेलियां जिस तर्ज पर बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के कंगूरे जो सजे हुए होते हैं हवेलियों के ऊपर, उस प्रकार से इसे सजाया गया है। और इसका लोकार्पण जो है वो कोटा बूंदी क्षेत्र जो है, क्या है, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है, संसदीय क्षेत्र, इस क्षेत्र से सांसद जो हैं वो कौन है? तो आपके सांसद भाई साहब हैं ओम बिरला जी। वर्तमान में ये क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन मुझे तो सवाल का जवाब आपको ये देना है कि आप ये बताइए कि ये लोकसभा के कौन से नंबर के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, या कौन सी लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। चलो, कौन सी लोकसभा है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन सी लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं?
कार्य क्या होता है, लोकसभा को सही ढंग से संचालित करना, उसके सारे काम जो हैं वो सही समय पर तब्दील करना, विभिन्न जो अधिवेशन होते हैं, सेशंस होते हैं, उनको सही ढंग से संचालित करना, प्लस इसके साथ साथ अभी आपको पता होगा यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो शिमला है, यहां पर शिमला में क्या किया गया था, शिमला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, यहां शिमला हिमाचल प्रदेश में पीठासीन अधिकारी जो है, क्या है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। कहां पर, अधिकारियों का आयोजन, पीठासीन अधिकारी का मतलब हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो क्या है, विधानसभा है या विधान परिषद है, विधान क्या है, परिषद है, इस विधान परिषद और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, एक बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसकी अध्यक्षता या उसका नेतृत्व भी किसने किया था, तो ओम बिरला जी ने किया था। और राजस्थान की, जयपुर में राजस्थान की विधानसभा है, आपको यह भी पता है। राजस्थान विधानसभा में देश में प्रथम बार ऐसा हुआ जब बाल सत्र का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। उस बाल सत्र का उद्घाटन भी किसने किया था, ओम बिरला जी ने किया था। ओम बिरला जी ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित बाल सत्र का भी उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, कोटा में। कोटा का मूल रेलवे स्टेशन जो है उसे 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेशन स्थित है। मूल स्टेशन से कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर सोगारिया रेलवे स्टेशन जो है वो स्थित है। ओम बिरला जी ने इसका हाल ही में क्या किया है, उद्घाटन किया है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, यह है आपका नेक्स्ट सवाल जिस पर हमें बातचीत आपसे करनी है। और सवाल यह है भैया आपके सामने, जरा देख लो, ठीक है। ये रहा, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 से पहले जयपुर में इन्वेस्ट जयपुर समिट का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग मंत्री मौजूद रहे। उद्योग मंत्री कौन है, आपको यह बताना है, ठीक है। यानी इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन कहां किया जाना है, अभी ये जनवरी में आयोजित होगा। कहां पर, जनवरी में आयोजित होगा। कहां पर होगा, तो जेईसी, ठीक है, जेईसी इन्वेस्ट पार्क जो है वो कहां पर है, सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा कहां पर है, सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाना है। ये जनवरी में आयोजित होने जा रहा है इन्वेस्ट राजस्थान। और ये हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले जयपुर इन्वेस्ट, जयपुर समिट का आयोजन किया गया, यानी जयपुर जिला जो इन्वेस्ट समिट है, जयपुर जिला इन्वेस्ट समिट, जयपुर जिला इन्वेस्ट समिट जो है, इन्वेस्ट समिट, इन्वेस्ट समिट जो है, इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कह दीजिए, या इस कार्यक्रम में हमारे उद्योग मंत्री जो हैं, उद्योग मंत्री वो भी मौजूद रहे। पूर्व में उद्योग मंत्री थे प्रसादी लाल जी मीणा, प्रसादी लाल जी मीणा, प्रसादी लाल मीणा जो थे वो पूर्व में इस उद्योग मंत्रालय के वर्तमान में इनके पास चिकित्सा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय जो है वो चिकित्सा मंत्रालय प्रसादी लाल मीणा के पास है, ये ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है, तो शकुंतला रावत, शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत इनके पास उद्योग मंत्रालय है। प्लस इनके साथ साथ देवस्थान विभाग जो है, देवस्थान विभाग जो है वो देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है, देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है। तो चलिए आप सभी जो है वो एकदम सही जवाब दे रहे हैं। शकुंतला रावत इस सवाल का सही जवाब होगा, इनके नेतृत्व में इसका पूरा आयोजन किया जा रहा है। शांति धारीवाल जो है वो शहरी कार्य मंत्रालय, आपको पता है, ठीक है। जायदा खान जो है, जायदा खान के पास जो है वो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जो है वो जायदा खान है। इसके अलावा इनके पास जो इंग्लिश मीडियम जो है उन स्कूलों का प्रभार भी इनके पास है। और जो शपथ ली गई थी, अभी 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई, उसमें इंग्लिश में शपथ लेने वाली एकमात्र जो मंत्री है वो कौन थी, तो जायदा खान थी। वर्तमान में 3 महिला मंत्री हैं, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। 3 महिला मंत्री जो हैं वो राजस्थान में हैं, 3 महिला मंत्री जो हैं वो राजस्थान में हैं, महिला मंत्री। एक मंत्री कौन सी बच गई, तो ममता भूपेश जो है वो लिख देता हूं, ममता भूपेश जो है वो है। तो 3 महिला मंत्री आ गई, कौन कौन सी, ममता भूपेश, शकुंतला रावत और जायदा खान, ये तीनों मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। अगला सवाल आपके सामने क्या, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, शकुंतला और ममता भूपेश, और जायदा खान जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा इनके पास है। चलिए अगला सवाल जरा है वो ये देखिए, यहां पर आपके सामने अगला सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के साथ किसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है।
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। इसके उत्पादन पर, इसके साथ साथ किस पर बल दिया जा रहा है, आप ये बताइए जरा। ठीक है, हाँ जी बताइए, इसका सही जवाब आप लोग जरा बता दो क्या होगा। यहां पूछा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, एनर्जी में हाइड्रोजन जो है यहां पर है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के साथ किसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। हाइड्रोजन जो है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। तो इसके उत्पादन पर, इसके साथ साथ किसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है भाई, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जिसका उत्पादन करेंगे, इसी के साथ साथ हम अमोनिया का उत्पादन भी यहां से कर लेंगे। किसका उत्पादन, अमोनिया से उत्पादन कर लेंगे, और अमोनिया से बाद में क्या बनाने का कार्य किया जाएगा, यूरिया जो है उस पर बल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के उत्पादन पर भी क्या दिया जाना है, बल दिया जाना है। इस प्रकार के कई कंपोनेंट्स और जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के साथ उत्पादित किए जाएंगे। तो राजस्थान में इनके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के कई प्रोजेक्ट काम करेंगे, तो साथ ही इसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। उसमें कौन कौन से, अमोनिया है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन है। तो राजस्थान में इन दोनों का उत्पादन इसके साथ किया जाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा। आज का सवाल है आपके सामने, ये जरा देखो भैया क्या है सवाल और क्या है इसका उत्तर। ये रहा आपका सवाल। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो ये है कि ग्रीन प्ले राइटर जावेद सिद्दीकी जो हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं जावेद सिद्दीकी, उनको जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। इस आयोजन कब किया जाएगा, इसका आयोजन आपसे ये किया पूछा जा रहा है कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। जयपुर फिल्म फेस्टिवल जो है, जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जयपुर फिल्म फेस्टिवल जो है, फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कब किया जाएगा आपको यह बताना है। इस जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत ही क्या होने जा रहा है, यहां पर जावेद सिद्दीकी जो हैं, जावेद सिद्दीकी का संबंध किस से है, अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना ये स्क्रिप्ट राइटर कह दीजिएगा या स्क्रीन प्ले राइटर जो हैं वो हैं, स्क्रीन प्ले राइटर जो हैं, प्ले राइटर यानी स्क्रीन पर क्या होने जा रहा है इसको लिखने का काम कौन करते हैं, तो जावेद सिद्दीकी करते हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जाना है, अचीवमेंट अवार्ड। यह राजस्थान में आयोजित होने जा रहा है जयपुर में, लेकिन इसका आयोजन कब किया जाएगा आपको यह ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन 20 जनवरी 2022 से नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, इसका आयोजन होगा 7 जनवरी 2022 से, यानी आज की तारीख से इसका क्या होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है 7 जनवरी 2022 से। तो इस दिन इनको, आज के दिन इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो इसमें प्रदान किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने खूब कोशिश की है आज आपके सामने विस्तार से चर्चा करने की। बाकी सभी बातों पर इसी प्रकार हम चर्चा करते रहेंगे मेरे मित्रों। तो कल की क्लास में आप सभी से फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी इच्छा है कि आपका दिन मंगलमय तो हो ही, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चले। तो अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। और राकेश जी आपकी बात मैंने सुन ली है, आज आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए आंसर सहित जो PDF है वो मिलेगी आपको। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।